गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का साइंस का चैप्टर, दैट इज ह्यूमन बॉडी द स्केलेटल सिस्टम। ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे हमारी प्रीवियस वीडियो में, और कुछ टॉपिक्स जो इस चैप्टर के वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में जाके वो वाली वीडियो का लिंक चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द रिब केज। रिब केज के पहले के जो भी टॉपिक्स हैं हम लोग ऑलरेडी सब कवर कर चुके हैं हमारी पार्ट 1 वीडियो में। अभी विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जो कि हमारा है आज का, दैट इज रिब केज। तो देखो, रिब केज क्या होता है? ये अरेंजमेंट होता है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स का। जो रिब केज होता है वो एक 12 पेयर्स ऑफ रिब्स का अरेंजमेंट होता है। कहाँ पर? हमारे चेस्ट रीजन में। हमारे चेस्ट में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स का एक अरेंजमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट रिब केज। ठीक, मैंने कहा 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। अब बट रिब्स क्या होते हैं? रिब्स आर लॉन्ग एंड कर्व्ड बोन्स दैट कर्व अराउंड फ्रॉम द वर्टेब्रल कॉलम टुवर्ड्स द फ्रंट। अब वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है? इसे हम बैकबोन भी कहते हैं। इसके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो जो वर्टेब्रल कॉलम होता है ये कहाँ पर होता है? देखो, ये पीछे की तरफ होता है, यानी बैक की तरफ होता है। तो ऐसी लंबी और कर्व्ड बोन्स जो पीछे का जो वर्टेब्रल कॉलम होता है वहाँ से आगे की तरफ फ्रंट में कर्व करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट रिब्स। तो देखो, जो रिब्स होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल बोन्स होते हैं। The ribs are quite flexible bones। वो इतने फ्लेक्सिबल बोन्स होते हैं ताकि वो अलाउ कर सके कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, तो हमारा जो चेस्ट होता है वो ऊपर और नीचे मूव करता है, राइट? वो मूव अप करता है इनहेलेशन के समय और मूव डाउन करता है एक्सहेलेशन के समय। तो जो ये मूवमेंट होता है हमारे चेस्ट का, मूव अप एंड मूव डाउन, जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, वो किसकी वजह से ईजिली होता है? रिब्स की वजह से, क्योंकि जो रिब्स होते हैं वो हमारे काफ़ी फ्लेक्सिबल बोन्स होते हैं। चेस्ट के मिडल में जो एक फ्लैट बोन होती है, हमारा जो चेस्ट होता है उसके मिडल में एक फ्लैट बोन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन। ठीक, अभी मैंने आपको कहा कि टोटल रिब केज में कितनी होती हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा ऐसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। देखो, दो तरीके से आपकी बुक में डिवाइड किया गया है, एक 10 पेयर्स और एक 2 पेयर्स में डिवीजन दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं 10 पेयर्स का, तो जो 10 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं आउट ऑफ 12, वो सिर्फ और सिर्फ पीछे के वर्टेब्रल कॉलम में अटैच्ड होते हैं और आगे के स्टर्नम से। तो आउट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, जो 10 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं वो पीछे का जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उससे, और जो स्टर्नम आगे की तरफ होता है उससे अटैच्ड होते हैं। लेकिन अभी तो हमने 10 पेयर्स की बात करी। जो बाकी के 2 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पीछे का जो वर्टेब्रल कॉलम होता है अटैच्ड ओनली किससे होते हैं? ओनली टू द वर्टेब्रल कॉलम। पीछे का जो वर्टेब्रल कॉलम या फिर स्पाइन होता है उससे अटैच्ड होते हैं, और आगे की तरफ वो स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होते हैं, और आगे की तरफ वो क्या होते हैं? वो फ्री होते हैं आगे की तरफ। ठीक, तो वो फ्री होते हैं आगे की तरफ, सो वो इजीली मूव हो सकते हैं, उनका मूवमेंट होता है उनका। ठीक है, तो इसलिए वो फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अभी हम आगे भी जब फंक्शन पढ़ेंगे रिब केज का तो आपको ये पता चलेगा कि जो ये फ्लोटिंग रिब्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन में हमारा हेल्प कैसे करते हैं। विल स्टडी इट फर्दर, बट अभी सिर्फ इतना समझो कि 10 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं वो पीछे भी वर्टेब्रल कॉलम में अटैच होते हैं और आगे के स्टर्नम में भी। लेकिन जो बाकी के 2 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं वो वर्टेब्रल कॉलम में तो अटैच होते हैं, लेकिन आगे की तरफ वो स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होते हैं, वो एकदम फ्री होते हैं, और इस वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल इट फ्लोटिंग रिब्स। ठीक, ये एक आपका बन गया रीजनिंग का क्वेश्चन। ये रहा आपका डायग्राम जो कि आपकी बुक में ही एग्जैक्ट सेम टू सेम दिया हुआ है फॉर रिब केज। तो मैं रिब केज में स्टर्नम की बात करूं, अगर डायग्राम में देखो आपको लेबलिंग आनी चाहिए, और ड्राइंग की भी एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना एग्जाम्स में, बिकॉज कभी कभी आ जाता है। हमने रिब्स की बात कर ली, तो कितने रिब्स होते हैं हमारे रिब केज में?
12 पेयर्स होते हैं, ये बात याद रखना, 12 पेयर्स होते हैं, और पेयर का मतलब 2 होते हैं, यानी टोटल रिब्स कितने होते हैं, 24 रिब्स होते हैं हमारे रिब केज में। लेकिन अगर मैं पेयर्स में बात करूं तो कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स। ठीक, नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या दिया है, स्टर्नम का। स्टर्नम को हम और क्या कहते हैं, इसको हम और क्या कहते हैं, वी कॉल इट ब्रेस्ट बोन। और जो ये हमारी ब्रेस्ट बोन है ये क्या होती है, चेस्ट के मिडल की जो फ्लैट बोन होती है, चेस्ट के मिडल की जो फ्लैट बोन होती है उसे हम स्टर्नम कहते हैं। वर्टेब्रल कॉलम के बारे में आई विल नॉट टॉक मच क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में, बट इतना बता दो कि जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्टेब्रल कॉलम जो होता है उसका और हम उसको और क्या कहते हैं। सो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, नाउ आई एम टेलिंग यू द आंसर। इसको हम और देखो, एक तो कहते हैं स्पाइन एंड वी ऑल्सो कॉल इट द बैकबोन। इसके 3 नाम होते हैं, एक तो वर्टेब्रल कॉलम, एक हो गया बैकबोन और एक हो गया स्पाइन। देखो बैकबोन और ब्रेस्ट बोन में कंफ्यूज मत होना, बैकबोन हम किसको कहते हैं, हम वर्टेब्रल कॉलम को कहते हैं, और ब्रेस्ट बोन हम किसको कहते हैं, हम स्टर्नम को कहते हैं। ठीक, ओके, ये हो गया रिब केज का डायग्राम। नाउ लेट्स कम टू द फंक्शंस ऑफ द रिब केज। तो देखो जब फंक्शंस की मैं बात करूं रिब केज की, सबसे पहले तो ये फंक्शन है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं, किसको प्रोटेक्ट करता है, डेलिकेट हार्ट और लंग्स को वो प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है रिब केज, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें, देखो जो रेस्पिरेशन होता है, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, ऑल्दो ये आपके क्लास 6th के कोर्स का है। रेस्पिरेशन 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, आप सिर्फ यू टेक इन, आप क्या लेते हो, ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सहेल करते हो। और जो सेकेंड होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज हो सके। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट एक बता दिया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन है और ब्रीदिंग है, दे आर नॉट द सेम थिंग्स, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं और काफ़ी डिफरेंस है। रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस है और ब्रीदिंग एक स्टेज है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग क्या है, ये एक स्टेज है या फिर आप कह सकते हैं पार्ट है रेस्पिरेशन का, बट ये रेस्पिरेशन आप ब्रीदिंग को नहीं कह सकते, ये उसका पार्ट या फिर स्टेज है। ठीक, जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिब केज। कैसे रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर सके फ्रीली, यानी इजीली और फ्रीली हमारे लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकें ब्रीदिंग के समय, उसके में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिब केज। ठीक, नाउ लेट्स कम टू लिम्स। देखो लिम्ब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सा टॉपिक होता है, इसमें काफ़ी कुछ आपको समझना पड़ता है एंड यू पीपल फील इट डिफ़िकल्ट। देखो तो मैं इजीली आपको समझाऊं तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, इससे आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाने वाला है लिम्स के बारे में, जो बेसिक नॉलेज है। तो देखो हमारे जो आर्म्स और लेग्स होते हैं, क्या लाइन दी गई है बुक में कि आर आर्म्स एंड लेग्स आर नोन एज द लिम्स। हमारे जो आर्म्स और लेग्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिम्स। ठीक, अब जो हमारे आर्म्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोर लिम्स। ठीक, और जो हमारे लेग्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हिंज लिम्स। ठीक, आर्म्स और लेग्स को टुगेदर वी कॉल इट लिम्स। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो जो आर्म्स होते हैं वो हो गए फोर लिम्स, और अगर मैं लेग्स की बात करूं तो वो हो गया आपके हिंड लिम्स। अभी मैं आर्म्स की या फिर आर्म्स को हम और क्या कहते हैं, फोर लिम्स। अगर मैं फोर लिम्स की बात करूं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। आपकी बुक में भी दिया है कि जो फोर लिम्ब होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडीज़ के बारे में हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका अपर आर्म होते हैं। मैं सीजर से बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट इज अपर आर्म, सेकेंड पार्ट इज फोर आर्म और थर्ड पार्ट हो गया आपके हैंड्स। ठीक, अब मैं थोड़ा सा बस यही वाला एरिया जूम कर दे रही हूँ। यस, तो अगर मैं आपके अपर आर्म की बात करूँ तो ये कौन सा वाला पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द फोर लिम्ब विच इज फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो। शोल्डर से एल्बो तक का जो पार्ट होता है वो आपके किस में आता है, अपर आर्म में आता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना कहाँ पे वो लाई करता है, क्योंकि ये MCQs में आता है। ठीक है, तो देखो जो शोल्डर से एल्बो तक का पार्ट होता है वो हो गया आपका अपर आर्म,
जो एल्बो से रिस्ट तक का पार्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं द पार्ट जो कि पार्ट विच लाइज बिटवीन द एल्बो एंड द रिस्ट, उसे आप कहते हो फोर आर्म। ठीक, अब जो हैंड्स होता है, हैंड्स के बारे में आपको कुछ स्पेसिफिक बुक में नहीं दिया गया, हैंड्स में बस इतना कहा गया कि जो हैंड्स और रिस्ट होते हैं उनमें 27 स्मॉल बोन्स होते हैं। अभी तो हमने बात कर ली कि जो हमारे आर्म होते हैं यानी कि जो 4 लिम्स होते हैं उनके कितने पार्ट्स होते हैं। अब हर एक पार्ट में कौन सी कितनी बोन्स होती हैं, क्या नाम है उसका, लेट्स स्टडी अबाउट दैट। ठीक, अगर मैं अपर आर्म की बात करूं जो कि 4 लिम्ब का एक पार्ट होता है, वो शोल्डर टू एल्बो तो आता है, ये हमने पढ़ लिया। इसमें सिर्फ एक ही लॉन्ग बोन होती है। जो अपर आर्म होते हैं उसमें सिर्फ वन बोन तो है, ठीक है, बट वो लॉन्ग होती है, लंबी बोन होती है। ठीक, अब जो ये लंबी बोन होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ह्यूमरस। स्पेलिंग पे जरूर ध्यान देना, ठीक है, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर आर्म। ये एल्बो टू रिस्ट का पार्ट होता है, इसके अंदर 2 बोन्स होती हैं। ठीक है, फोर आर्म में कितनी बोन्स आती हैं, 2 बोन्स होती हैं। और मैंने हैंड्स और रिस्ट का तो आपको पहले बता दिया, उसमें कितनी बोन्स आती हैं, 27 स्मॉल बोन्स आती हैं। ओके, ये हो गया इस स्लाइड के बारे में। ये मैंने पूरा आपको इस चार्ट के हेल्प से कवर करवा दिया है। ठीक, नाउ लेट्स कम टू, अभी तो मैंने आपसे बात कर ली 4 लिम्स के बारे में, यानी कि हमारे आर्म्स के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं आपके हिंड लिम्स के बारे में या फिर लेग्स के बारे में, तो जो वो होते हैं उनमें कौन से पार्ट्स आते हैं, उसमें आता है आपका अपर लेग, नी, लोअर लेग और एंकल एंड फुट। ठीक, ऊपर वाला लेग का पार्ट उसमें घुटना यानी नी आता है, लेग का नीचे वाला पार्ट एंकल और फुट। ठीक, हमारा जो थाई बोन होता है, फीमर उसको हम कहते हैं, ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन होता है। हमारा जो थाई बोन होता है ये अपर लेग के पार्ट होता है। ठीक है, जो ये होता है पार्ट, थाई बोन जो होती है हमारी, जो ये बोन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फीमर। ठीक, इसको हम फीमर बोलते हैं। ये हमारी बॉडी का कौन सा बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। ठीक, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोअर लेग। जो लोअर लेग होता है उसमें 2 बोन्स होती हैं। ठीक, लोअर लेग में 2 बोन्स होती हैं, और जो हमारे एंकल और फीट होते हैं उनमें टोटल 26 स्मॉल बोन्स होती हैं। तो सिमिलरली आप लेग को भी डिवाइड कर सकते हैं कई पार्ट्स में। जो मेजर पार्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं, आपके अपर लेग, लोअर लेग और एंकल एंड फीट। जैसे मैंने आपका आर्म्स के लिए चार्ट बनाया था, आप अपनी बुक में इफ़ यू वांट आप लेग्स का भी बना सकते हैं सिमिलरली। नाउ इफ आई टॉक अबाउट डायग्राम, तो ये कंबाइंड डायग्राम दिया गया है, एक ही डायग्राम है, एक ही पिक्चर में आपके 2 डायग्राम्स कवर किए गए हैं, क्योंकि हमारे 2 लिम्स होते हैं। कौन कौन से, 4 लिम्स और हैंड लिम्स। चलो अब एक क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप का वी विल टेक। तो देखो, बोन्स ऑफ आर्म्स की मैं बात करूँ तो आर्म हमारे कौन से लिम्स होते हैं, मुझे कॉमेंट्स में बताइए। देखो, आर्म्स कौन से हमारे लिम्स होते हैं, दे आर द 4 लिम्स। ठीक, ये हमारे 4 लिम्स होते हैं। अभी बात करो सिमिलरली लेग्स की। लेग्स के कितने, लेग्स का मतलब कौन से बोन के अंडर में आता है, कौन सा लिम्ब होता है, वो होता है हिंज लिम्ब। इन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट हिंज लिम्स। ठीक, ओके, क्लियर। अब मैं एक एक करके एक डायग्राम कवर करूंगी। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द बोन्स ऑफ आर्म्स या फिर 4 लिम्स। ह्यूमरस क्या होती है, हमारा जो अपर आर्म होता है उसमें एक 1 लॉन्ग बोन होती है। 1 लॉन्ग बोन कहाँ पे, हमारे अपर आर्म में। यस, अपर आर्म कौन सा पार्ट होता है, ये मैं नहीं बताऊंगी वीडियो में, आप दोबारा आप कमेंट्स में मुझे बताओगे कि हमारा जो अपर आर्म होता है वो कौन से पार्ट को हम कहते हैं, हमारे 4 लिम्ब का कौन से पार्ट को हम कहते हैं अपर आर्म। ठीक, ह्यूमरस क्या होती है, एक लॉन्ग बोन होती है जो कि अपर आर्म में पाई जाती है। रेडियस और अल्ना के बारे में आपको कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए सिर्फ इसका लेबलिंग देख लो। ये हो गया आपका रेडियस एंड दिस इज योर अल्ना। ठीक, ये हो गया आपका इसका डायग्राम पूरा कवर। नाउ लेट्स कम टू लेग्स। अब देखो, जो लेग्स होते हैं तो सबसे पहले हमारा फीमर आता है। फीमर क्या है, हमारी बोन का ये एक, देखो कौन सी बोन है पहले ये बताओ, ये होती है आपकी थाई बोन। हमारी बोन की स्मॉलेस्ट है या फिर ये लॉन्गेस्ट बोन है, ये हमारी बोन सॉरी हमारी बॉडी की कैसी बोन है, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक, हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन हो गई। और इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था,
नहीं, इसके बारे में हमने और कुछ नहीं पढ़ा था। ये मैंने आपको एडिशनल पॉइंट बताया था कि हमारे ये अपर लेग का पार्ट होती है। ठीक, कौन से लेग का पार्ट होती है? अपर लेग का ये पार्ट होती है। नाउ बाकी तो हमने किसी के बारे में पढ़ा नहीं, तो सिर्फ लेबल्स देख लेते हैं इसका। ये हो गया आपका पैटेला। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया आपका पैटेला। ये हो गया टेबिया। एंड इफ आई टॉक अबाउट फिब्यूला, ये हो गया आपका फिब्यूला। ठीक, दिस इज योर फिब्यूला। अगर मैं बात करूँ टार्सल्स की, तो ये हैं आपके टार्सल्स। ये हो गया मेटाटार्सल्स, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो मेटाटार्सल्स हो गया। एंड दीज आर योर डिजिट्स। ठीक, पूरा डायग्राम आपका कवर हो गया। नाउ लेट्स कम टू गर्डल्स। गर्डल्स एक बहुत छोटा सा पार्ट है एंड वेरी इजी पार्ट ऑल्सो। आई विल जस्ट जूम इट अ बिट। यस, देखो अगर मैं गर्डल्स की बात करूं तो जो बोनी स्ट्रक्चर्स, ऐसे बोनी स्ट्रक्चर्स, क्या कहा जा रहा है? बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लिम्स को बॉडी के ट्रंक से जोड़ते हैं। The bony structures that join the limbs to the trunk of the body are called as girdles. इन्हें हम girdles कहते हैं। जो आर्म्स होते हैं, देखो हमारे जो मैंने आपको लिम्स के बारे में जब बताया था तो मैंने ये कहा था लिम्स के हमारे बेसिक दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपके आर्म्स और एक होते हैं आपके लेग्स। तो जो आपके आर्म्स होते हैं ये किससे कनेक्टेड होते हैं? दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द शोल्डर गर्डल। अब जो हमारी ये शोल्डर गर्डल है इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेक्टोरल। इसका ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो जो आपकी शोल्डर गर्डल है वो पेक्टोरल गर्डल है। ठीक, ये हो गया आपके पेक्टोरल गर्डल। अब जो यही जो आपके लेग्स होते हैं वो किसके हेल्प से अटैच्ड होते हैं? वो हिप गर्डल की हेल्प से अटैच्ड होते हैं, जिसे हम और क्या कहते हैं? वी कॉल इट द पेल्विक गर्डल। इसी को हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। हिप गर्डल, पेल्विक गर्डल सेम हो गया। शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल सेम हो गया। ठीक, इसमें गर्डल्स में क्या क्वेश्चन आता है कि आर्म्स होते हैं वो आपकी कौन सी गर्डल से अटैच्ड होते हैं? लेग्स कौन सी गर्डल से अटैच होते हैं? हिप गर्डल को और क्या कहते हैं? शोल्डर गर्डल को आप और क्या कहते हैं? और गर्डल्स की जो डेफिनेशन फर्स्ट लाइन में दी गई है, बस यही आता है। और आता है इसके जो फंक्शंस होते हैं। ठीक, एक मिनट में इस डायग्राम को थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ क्योंकि इसको हम थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस जो कि हमारे गर्डल्स के अंडर आते हैं। तो अगर मैं गर्डल्स के फंक्शन की बात करूँ, ये क्या करते हैं? हमारे आर्म्स और लेग्स का फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं। हमारे जो आर्म्स और लेग्स होते हैं इनका फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं। ठीक है, ये जो लिगामेंट्स, जो कई सारे जो देखो लोकोमोशन जो होता है ना, इसमें कई सारे नंबर ऑफ मसल्स और लिगामेंट्स यूज़ होते हैं। कई सारे मसल्स और लिगामेंट्स यूज़ होते हैं और इन्हीं कई सारे मसल्स और लिगामेंट्स को अटैचमेंट कौन प्रोवाइड करता है? अटैचमेंट आपके प्रोवाइड करते हैं गर्डल्स। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम पूरा का पूरा, बस मैं एक पार्ट और बनाऊंगी, इसमें मैं सारा का सारा आपका कवर करवा दूंगी, इंक्लूडिंग जो आपके जॉइंट्स हैं। अभी हमारा कौन से पार्ट बचे? हमारे जॉइंट्स बचे हैं और इसी के कुछ सब टॉपिक्स हैं। फिर वी हैव टू स्टडी अबाउट मसल्स और इनकी केयर और वगैरह जो एक्सरसाइज वगैरह होते हैं। तो अब छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, इसको मैं अपनी जो पार्ट 3 वीडियो बनाऊंगी इसी चैप्टर की, उसमें आई विल गेट दिस पार्ट, ये पूरा जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करवा दूंगी। That's all for this video. If this video was helpful for you, then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Do hit the notification bell to receive the updates of all my new videos. Bye bye and take care. I'll see you in my next video.